हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है सॉफ्टवेयर। यहीं तक इससे पहले तक काम नहीं कर लिया था, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर जो है वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर वो खाली उसमें सॉफ्टवेयर ना हो ना, तो वो एक जस्ट मशीन है और यूजलेस मशीन है, वो कुछ नहीं कर सकता। इट इज द यूजर हु इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर। इट इज द यूजर हु इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर। यूजर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है, वो गाइडलाइंस देता है कि कैसे क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, एंड व्हेन टू डू और कब करना है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए, यू हैव टू गिव ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टू द कंप्यूटर। कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देनी होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए, ढंग से। ये नहीं कि आप कोई इंस्ट्रक्शन पहले दे दोगे कोई बाद में दे दोगे तो कंप्यूटर सही काम करेगा, फिर तो वो ढंग से काम नहीं करेगा। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। और ये जो इंस्ट्रक्शन के सेट्स हैं इनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। देखिए, जो इंस्ट्रक्शंस का सेट है, ध्यान से समझिए इस बात को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, दैट software refers to a set of programs that makes the hardware perform। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि हार्डवेयर से परफॉर्मेंस करवाता है, उससे काम करवाता है। परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर। कोई भी पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर तरीके से कौन करवाता है कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर करवाता है। चलिए आगे क्या कहता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे दो तरह के हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर को रन करने के लिए। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रेस्पॉन्सिबल होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। कंट्रोलिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। यानी इन सब चीजों के लिए कौन जिम्मेवार है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिम्मेवार है। कंप्यूटर को चलाने के लिए, रन करने के लिए, वेरियस ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म ओएस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज होगी, या एप्पल वाले जो होते हैं उनमें मैक हो गया, लाइनेक्स हो गया, लिनक्स, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग जो सिस्टम होते हैं वो होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर ए यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, एक ऐसी व्यवस्था हमें बनाकर देता है जिससे जो यूजर है वो कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ अगर यूजर को कम्युनिकेट करना है, यूजर को कम्युनिकेट करना है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, तो उसका इंटरफेस हमें कौन प्रोवाइड करता है, उसका इंटरफेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस। ये हार्डवेयर जो डिवाइसेस होते हैं उनको भी मैनेज करता है। मैनेजेस हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे डिस्क ड्राइव्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मतलब हर तरह के जो एक्स्ट्रा जो डिवाइसेस हम अटैच करते हैं वो सब के सब कौन ऑपरेट करता है, कौन उनको कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेजेस एंड मेंटेन्स डिस्क फाइल सिस्टम्स। डिस्क के ऊपर जो फाइल सिस्टम होता है उसको भी मैनेज करता है। सपोर्ट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको भी ये सपोर्ट करता है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सकें। Some popular operating systems are Linux,
सॉरी यूनिक्स आप कह सकते हैं, यूएनआईएक्स, विंडोज एंड लाइनक्स। इसमें मैक भी आप ऐड कर लें, एमएसी मैक, जो एप्पल के लिए यूज होता है। एप्पल में मैक यूज होता है, एप्पल में विंडोज वगैरह आपकी यूज नहीं होंगी। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। अब कुछ एप्लीकेशन होती हैं अलग, जो किसी खास काम को करने के लिए बनाई जाती हैं, यानी इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके बगैर आप कंप्यूटर को रन कर सकते हो, बेसिक काम उसमें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनके बगैर आप बेसिक काम कंप्यूटर से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है, कोई खास काम करना है, तो आपको उस खास काम के लिए खास एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच आर रिटन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिनको कुछ खास काम करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एन एप्लीकेशन पैकेज फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी नोन एज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मान लीजिए लाइब्रेरी को मैनेज करना है, लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन पैकेज ले लिया, एक सॉफ्टवेयर ले लिया, उसके अंदर बहुत से अलग अलग एप्लीकेशन वगैरह होंगी। वो जो है कैसे, क्या नाम से जाना जाएगा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से वो जाना जाता है। इज यूज्ड टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक स्पेसिफिक काम हो गया, ये कंप्यूटर का बेसिक काम नहीं है। कीपिंग बुक्स डिटेल्स, बुक्स की डिटेल्स को रखेगा वो। अकाउंट होल्डर डिटेल्स, भाई उस लाइब्रेरी में किस किसने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, उन अकाउंट होल्डर्स की सारी डिटेल्स। बुक इश्यू डिटेल्स, बुक किसको इश्यू की गई, किस डेट को इश्यू की गई, किस डेट को वो रिटर्न होनी थी, कितना उस पर फाइन लग गया, लेट है या टाइमली वो रिटर्न कर दी है, तो हर चीज वो मैनेज करके रखता है। बुक रिटर्न डिटेल्स एक्सेट्रा, मतलब इस तरह की हर एक चीजें वो सॉफ्टवेयर जो है आपका मेंटेन रखेगा। Another application package for managing student details is called Students Information System. Manages students' roll number, name, parents' name, address, class, section, processing of examination results, etc. जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट के बारे में ये सब जानकारियां जो है वो रखेगा और उनको मैनेज भी करेगा। तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस होती हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो ब्रॉड रूप से अगर हम देखें तो दो उनकी टाइप हो सकती हैं, जनरलाइज्ड पैकेजेस और कस्टमाइज्ड पैकेजेस। कुछ जनरलाइज्ड पैकेजेस होते हैं, कुछ कस्टमाइज्ड पैकेजेस होते हैं। चलिए, ये यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर की एक तरह से क्लासिफिकेशन दे रखी है, सॉफ्टवेयर को क्लासिफाई करके दिखा रखा है कि कैसे सॉफ्टवेयर की अलग अलग यूनिट्स बनती हैं, कैसे उसके अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। सबसे पहले आया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में से दो चीजें आपकी निकल गई, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दो तरह के हो गए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को बेसिक तौर से ऑपरेट करेगा, और उसके अंदर हो गए यूटिलिटीज। यूटिलिटीज मतलब जैसे आपका कैलकुलेटर हो गया, जैसे आपका वर्ड पैड हो गया, मतलब एक्सेसरीज या यूटिलिटीज आप इनको कह सकते हो। ये बेसिक कामों को करने के लिए यूटिलिटीज जो है वो काम में आएंगी, और कंप्यूटर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम में आएगा। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरलाइज्ड पैकेज होता है और कस्टमाइज्ड पैकेज होता है। जो जनरलाइज्ड पैकेज होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है ध्यान से सुनिए इसको। जनरलाइज्ड पैकेज जो है वो इस तरह बनाया जाएगा कि जर्नल नीड्स को पूरा कर देगा। जनरल नीड्स को पूरा कर देगा मतलब उसके अंदर ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर किसी काम के लिए उसको अलग से बनाया गया है, या पर्टिकुलर किसी फॉर्म के लिए उस चीज को अलग से बनाया गया है, या किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए उसको अलग से बनाया गया, ऐसा नहीं है। वो जनरली सब के लिए उसी तरह से काम करेगा। कस्टमाइज्ड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, वो क्या करेंगे वो मतलब एक तरह से स्पेसिफिक यूज के लिए उनको बनाया जाता है, कस्टम कर दिया जाता है उनको। जो भी कंपनी होती है या जो यूजर होता है उसकी डिमांड्स के अनुरूप, उसकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज्ड कर दिया जाता है। तो जनरलाइज्ड पैकेजेस कौन से हैं, जनरलाइज्ड पैकेजेस देख लेते हैं। कौन से हमारे जनरलाइज्ड पैकेजेस होते हैं वो एक बार हम देख लें।
चलिए, these are user friendly software written to cater to मतलब जरूरत को पूरा करना, written to cater to users very general needs such as preparing documents, drawing pictures, database to manage data या इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए या डाटा को मैनेज करने के लिए, प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए, प्ले गेम्स एक्सेट्रा, मतलब इन ऐसे ऐसे कामों के लिए जो है ये यूज होते हैं। कौन से? जो जनरलाइज्ड पैकेजेस हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड जनरल पर्पज टूल्स टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ये जो है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, और वो प्रोग्राम्स हमें किसी भी जनरल पर्पज के टूल जो है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए जनरल पर्पज के टूल्स हमें प्रोवाइड ये सिस्टम करवा देता है। सम ऑफ द जनरलाइज्ड पैकेजेस आर लिस्टेड बिलो। कुछ जनरलाइज्ड पैकेजेस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जिसमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, वर्ड परफेक्ट होता है, एमएस वर्ड होता है, ओपन ऑफिस .org राइटर होता है, ठीक है। फिर है जैसे स्प्रेडशीट्स के लिए या डाटा एनालिसिस के लिए लोटस स्मार्ट सूट, एमएस एक्सेल, ओपन ऑफिस .org, कैल्क, एप्पल नंबर्स। फिर है प्रेजेंटेशंस के लिए प्रेजेंटेशंस, ग्राफिक्स, एमएस पावर पॉइंट, पीपीबी होता है ये पीपी, ठीक है, ओपन ऑफिस .org, इम्प्रेस। फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट, एमएस मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस .org बेस, एमएस एसक्यूएल सर्वर और ओरेकल। ये सब किसके लिए? डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। फिर ग्राफिक्स टूल्स होते हैं जैसे पेंट शॉप प्रो, एडोब फोटोशॉप, या जो एक पेंट की एप्लीकेशन विंडोज के साथ भी आती है, उसे भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। फोटोशॉप के अलावा एक आता है आपका कोरल ड्रॉ ग्राफिक्स के लिए, कोरल ड्रॉ। एक ग्राफिक्स के लिए आपका आता है, क्या नाम उसका, माया, ठीक है। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आप मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर है कस्टमाइज्ड पैकेजेस। अब कस्टमाइज्ड जो पैकेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम वो करते हैं, उस चीज को भी देखना है। जो कस्टमाइज्ड पैकेजेस होते हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस दैट आर कस्टमाइज्ड। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिनको कस्टमाइज कर दिया गया है और डेवलप या जिनको डेवलप किया गया है टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर यूजर हो सकता है, वो अपना मतलब पैसा लगा के खुद कस्टमाइज्ड कोई सॉफ्टवेयर अपना बनवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डिटेल्स, पेरोल पैकेजेस, इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सेट्रा। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पैकेज हो सकता है, या पेरोल पैकेज हो सकता है, भाई किसकी पे कितनी गई कितनी नहीं गई, या इन्वेंट्री कंट्रोल हो सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब सूची, जो सूची बना दे किन्हीं चीजों की, सूची को कंट्रोल करने वाला, ठीक है। दीज पैकेजेस आर डेवलप्ड यूजिंग हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हाई लेवल की कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करके बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्या होता है, कैसे होता है, वो भी एक बार देख लेते हैं। Data storage. The program and data needed by a computer are stored using data storage devices. Data storage devices can be divided into two categories. दो कैटेगरीज हो सकती हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी मेमोरी या बैकिंग स्टोरेज कहते हैं। अब मेन मेमोरी क्या होती है, क्या काम होता है उसका, क्या फंक्शंस होते हैं, वो एक बार देखते हैं। मेन मेमोरी keeps track of whatever is currently being processed. मेन मेमोरी जो है वो उस चीज को ट्रैक करती है जो अभी प्रेजेंट में जिसकी प्रोसेसिंग हो रही है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोचिप्स
which together form the main memory of a computer are called ROM, read only memory, and RAM, random access memory. रोम और रैम जो माइक्रोचिप्स हैं वो दो हैं, और वो दोनों मिलके जो है मेन मेमोरी बनाती हैं। मेन मेमोरी में कौन सी आती है? रोम और रैम। तो रैम और रोम क्या होती हैं? ROM, रीड ओनली मेमोरी। देखिए, रीड ओनली मेमोरी। अब मान लीजिए कोई भी एक टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट जो है आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से एक टेक्स्ट है, या कोई और सॉफ्टवेयर है, या उसकी कोई टेक्स्ट है, कोई उसकी ऐसी फाइल है जिसमें चेंजेस आप चाहते हो कि चेंजेस होने ही नहीं चाहिए, तो आप क्या करें? इसकी प्रॉपर्टी में जाके और वहां पर आप सिलेक्ट कर दें रीड ओनली, और उसको सेव कर दें। जब आप रीड ओनली को सेव कर देंगे, दैट मीन्स कंप्यूटर जो है वो इसको सिर्फ रीड करेगा, इसमें कोई चेंजेस अगर कोई करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा जब तक आप ये रीड ओनली का जो सिंबल है वहां से नहीं हटाओगे। तो जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये होती है ऐसी मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर उसको सिर्फ पढ़ सकता है, उसका सिर्फ यूज कर सकता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम है ना उसको वो चेंज नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है। The program and data stored on ROM, read-only memory, are permanent and cannot be changed. वो कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं और उनको चेंज नहीं किया जा सकता। When the computer is switched off, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, the content on ROM are not lost. तो जो रोम के ऊपर कंटेंट होता है रीड ओनली मेमोरी के ऊपर, वो खत्म नहीं होता। The memory which is not wiped clean when the computer is turned off, memory जो कंप्यूटर के बंद होने पर पूरी तरह से क्लीन नहीं होती, is called non volatile memory. उसे नॉन वेलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी रोम को जो है नॉन वेलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वेलेटाइल मतलब जिसमें कोई चेंजेस ना हो, परिवर्तनशील। तो नॉन वेलेटाइल हो गया अपरिवर्तनशील। The main use of ROM is to store the program that runs when the computer is turned on. जो मेन यूज है रोम का वो क्या है? रोम का मेन यूज होता है उन प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखना जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के साथ जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, मतलब जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट हुआ वो प्रोग्राम स्टार्ट होने हैं, ऐसे प्रोग्राम्स को कहां स्टोर किया जाता है? रोम में स्टोर किया जाता है, ताकि इनमें कोई चेंजेस ना हो, कोई इनमें बदलाव ना हो और ये खत्म भी ना हो, गायब ना हो। दिस विल देन लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द डिस्क। फिर जो डिस्क के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसको फिर ये लोड कर देगी सिस्टम के अंदर। मतलब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, उन प्रोग्राम्स का क्या काम है? उन प्रोग्राम्स का काम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क में से लेके और सिस्टम के अंदर लोड कर देना। ठीक है, ये रोम का काम होता है। यानी रोम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरह से कितना जल्दी वो फास्ट मतलब लोड होता है या कैसे लोड होता है, वो चीज रोम का रोल होता है। नेक्स्ट, रैम। देखिए, रैम तो आप लोग सभी सुनते होंगे, फोन में भी आजकल देखते होंगे, भाई इतने जीबी की रैम है, 6 जीबी की है, इतने जीबी की है। तो ये रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका काम क्या होता है? रैम इज कंप्यूटर्स वर्किंग मेमोरी, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है। रैम अकेली अगर देखा जाए तो ये वर्किंग मेमोरी होती है, वेयर इट स्टोर्स द प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड एट ए गिवन टाइम। जो किस चीज को स्टोर करती है? ये स्टोर करती है उन प्रोग्राम्स को और उस डाटा को जो एक दिए हुए टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे जो लोड होता है। यानी रैम जो है, मान लीजिए आपने एक वर्ड पैड या जो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो चलाई, टेक्स्ट वाली एप्लीकेशन चलाई तो बहुत ही कम रैम लेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो सिस्टम्स है, जो प्रोग्राम है ना,
उसमें जो सिस्टम्स हैं वो बहुत कम है, डाटा बहुत कम है, तो रैम बहुत कम यूज होगी। लेकिन मान लीजिए आपने चला दी फोटोशॉप। अब फोटोशॉप जो है ये काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, तो इसके अंदर जो बेसिक प्रोग्राम्स इसको रन करने के लिए चाहिए, जो रैम ऑपरेट करेगी, तो वो बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा रैम का यूज करेगा ये वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कम करेगा, ये ज्यादा करेगा, इसलिए इसको फास्ट चलाने के लिए हमें बड़ी रैम की जरूरत होगी। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत हैवी हैं, तो उनके लिए हैवी रैम की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहता है। द कंटेंट्स ऑफ रैम कैन बी चेंज्ड। जो रैम के कंटेंट्स हैं वो चेंज किए जा सकते हैं, बिकॉज इट ओनली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा टेम्परेरीली। क्योंकि ये प्रोग्राम और जो डाटा होता है उसको टेम्परेरी तौर पे स्टोर करके रखती है। जैसे ही आप प्रोग्राम को बंद करोगे, इसके अंदर से जो उस प्रोग्राम से रिलेटेड डाटा और जो सिस्टम जो अपलोड हुआ था रैम के अंदर, वो सारा का सारा रैम के अंदर से खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। When the computer is turned off, जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाएगा, the contents of RAM are lost। तो रैम में जो कंटेंट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे, वो उसमें नहीं रहेंगे। This sort of memory which is wiped clean when the computer is turned off is called volatile memory। ये जो है volatile memory कहलाती है, परिवर्तनशील मेमोरी कहलाती है। अब समझिए कैसे। देखिए, रोम और रैम में क्या डिफरेंस है। रोम रोम क्या करेगी, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करने के लिए उसका स्विच ऑन करेंगे, दबाएंगे स्विच को, तो रोम में जो प्रोग्राम रोम में है वो स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट होके क्या करेगा, उसका काम क्या होगा, वो स्टार्ट होके जो डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फाइल्स को ये रन कर देगा, और फिर सिस्टम में, पूरे सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, चल पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रैम की। मान लीजिए हमने अपना एक प्रोग्राम चला रखा था फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप जब चला रखा था तो अचानक से हमने पीसी को कर दिया बंद। फोटोशॉप को बंद नहीं किया, फोटोशॉप चल रही है, लेकिन हमने पावर बटन को एकदम से बंद करके या उसकी पावर को खत्म करके और सिस्टम को, कंप्यूटर को बंद कर दिया, या वो बाई चांस किसी और प्रॉब्लम की वजह से अचानक से शट डाउन हो गया, बंद हो गया। अब जब वो बंद हो गया पूरा कंप्यूटर यानी सिस्टम हमारा बंद हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बंद हो गया। अब जब हम उसको दोबारा रन करेंगे तो रोम तो फिर से वही काम करेगी। रोम के अंदर जो प्रोग्राम स्टोर थे वो डिलीट नहीं होंगे, और वो फिर क्या करेगी, वो प्रोग्राम डिलीट नहीं हुए तो वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे। वो प्रोग्राम स्टार्ट होके डिस्क के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड कर देंगे और कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, सारे उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी डिस्क के ऊपर थे वो सारे हमारे सामने स्क्रीन पे भी आ जाएंगे, या अगर हमने उनको हिडन कर रखा है तो हिडन में वो हमें पता होता है कि कौन सा कहाँ है, लेकिन रोम अपना काम करेगी। अब बात आई रैम की। रैम जैसे ही सिस्टम बंद हुआ तो रैम में जो जो प्रोग्राम और डाटा फोटोशॉप का स्टोर था वो सारा खत्म, वो गया, उड़ गया। वो उड़ते ही फोटोशॉप बंद हो गई। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा स्टार्ट होगा तो फोटोशॉप वहां पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगी। ये ध्यान रखना है, हमें इसको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि रैम की जो क्वालिटी है वो क्या है कि सिस्टम बंद होते ही इसके अंदर से जो भी डाटा है वो खत्म हो जाना है, वो बचना नहीं है। ठीक है, तो ये रोम और रैम में डिफरेंस आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की तरफ, कि कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेजेस होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, कैसे काम करती हैं, देखते हैं। लैंग्वेजेस आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेजेस क्या है, एक कम्युनिकेशन का मीन्स होती है, मतलब कोई भी भाषा वो कम्युनिकेशन करने के लिए काम आती है। नॉर्मली पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू ए लैंग्वेज। आमतौर पे लोग जो है वो एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, एक लैंग्वेज के माध्यम से। ऑन द सेम पैटर्न, इसी पैटर्न के ऊपर कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर्स इज कैरिड आउट थ्रू ए लैंग्वेज।
कंप्यूटर के साथ भी अगर किसी को कम्युनिकेट करना है तो वो भी एक लैंग्वेज से ही होता है। दिस लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बोथ बाय यूजर एंड द मशीन। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मशीन भी समझती है और यूजर भी समझता है। जस्ट एज एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी हैज इट्स ग्रामेटिकल रूल्स, जैसे हर लैंग्वेज के अपने ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज इज बाउंड बाय रूल्स नोन एज सिंटैक्स। तो इसी तरह से हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। द यूजर इज बाउंड बाय दैट सिंटैक्स while communicating with the computer system। और यूजर को वो जो सिंटैक्स होता है उस लैंग्वेज का वो फॉलो करना होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का अलग सिंटैक्स है, तो वो जो सिंटैक्स है लैंग्वेज का, अगर उसे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है उस लैंग्वेज में, तो उसे वो सिंटैक्स भी फॉलो करना होगा, रूल्स भी फॉलो करने होंगे। अब देखिए लैंग्वेजेस हैं कौन सी। हाई लेवल लैंग्वेज, फिर है बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, ये लैंग्वेजेस हैं। अब देखिए कैसे। हाई लेवल लैंग्वेज, वेरियस हाई लेवल लैंग्वेजेस आर गिवन बिलो। अलग अलग हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं वो नीचे दे रखी हैं। उनमें कौन सी? बेसिक। पहले बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपको इसकी फुल फॉर्म रटनी होगी। इट इज वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इजी टू लर्न, जनरल पर्पस लैंग्वेज, इजी टू लर्न है, जनरल पर्पस की लैंग्वेज है। मेनली यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स इन अर्लियर डेज। आमतौर पे ये माइक्रो कंप्यूटर्स में जो अर्लियर डेज थे, स्टार्टिंग के जो दिन थे, उनमें ये यूज होती थी। कोबोल, सी फॉर कॉमन, बी फॉर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये बिजनेस से संबंधित होती है कोबोल। A standardized language used for commercial applications। अगर कमर्शियल एप्लीकेशंस बनानी है तो एक स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है उसके लिए कोबोल। अगर कमर्शियल कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाना है, कमर्शियल ऐप डेवलप करनी है, तो कोबोल उसके लिए यूज की जाती है। फिर है फोरट्रेन, फोरट्रेन फॉर्मूला, फॉर्मूला से फोर, और ट्रेन जो है वो ट्रांसलेशन से ट्रेन। ठीक है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन। डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ये किसके लिए डेवलप की गई है? मैथमेटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी। जो साइंटिस्ट्स वगैरह हैं, ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसमें ये सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लैंग्वेज है। कौन सी है? फोरट्रेन, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है आपकी सी क्या है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्राम वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। यूज्ड फॉर ऑल पर्पस सच एज साइंटिफिक एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस, डेवलपिंग गेम्स एक्सेट्रा। मतलब इससे आप साइंटिफिक एप्लीकेशन बना सकते हो, कमर्शियल एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम्स वगैरह डेवलप कर सकते हो। किससे? सी से। फिर है सी प्लस प्लस, पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। बहुत ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है ये। यूज्ड फॉर जनरल पर्पस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आप कैसा वो प्रोग्राम बनाना चाहते हो, उसी से रिलेटेड होती है सी प्लस प्लस, और जनरल पर्पसेस के लिए यूज होती है। यानी ये सी जो है, सी प्लस प्लस जो है, वो सी का एक तरह से बड़ा रूप कह लीजिए, यानी प्रो वाला रूप कह लीजिए। इसमें सुधार करके ये बनाया गया है। नेक्स्ट है कंपाइलर एंड असेंबलर। कंपाइलर क्या होता है? असेंबलर क्या होता है? द सॉफ्टवेयर सेट, यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स that reads a program written in high level language and translates it into an equivalent program in machine language is called a compiler। क्या करता है कंपाइलर? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए किसी प्रोग्राम को, देखिए प्रोग्राम जितने भी बनते हैं वो जो टेक्स्ट की फाइलें होती है ना, उनके ऊपर लैंग्वेज लिख लिख के इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं,
और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जब इकट्ठा हो जाता है सारा का सारा, अलग अलग फॉर्मेट्स में होती है वो, तब जाके वो प्रोग्राम हमारा बनता है, डेवलप होता है। एक्चुअली तो वो सारी की सारी एक जो टेक्स्ट फाइल होती है ना, उसके ऊपर लिखी हुई कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, उनको अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करते हैं, सारा सब करते हैं। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को पढ़ ले और उसको ट्रांसलेट कर दे, किसमें, जो मशीन के इक्विवेलेंट लैंग्वेज है उसमें उसको ट्रांसलेट कर दे, यानी मशीन में उसे चला दे, उसे हम कहते हैं कंपाइलर। द प्रोग्राम written by the programmer in a high level language is called source program, and the program generated by the compiler after translation is called object program. अब कंपाइलर क्या करता है, सोर्स प्रोग्राम को तो लेता है अपने अंदर इनपुट, मान लीजिए कंपाइलर है तो इसमें सोर्स प्रोग्राम आएगा कंपाइलर के अंदर, और कंपाइलर से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है वो निकलेगा। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कौन सा हो गया, जो मशीन के साथ अच्छी तरह से काम करेगा, यानी जब कंपाइलर ने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया, मशीन में चलने लायक बना दिया, तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। और सोर्स प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में, जिस लेवल में वो जो है किसी प्रोग्रामर ने उस प्रोग्राम को लिखा है, वो होता है सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरा है हमारा, कंपाइलर से दूसरा क्या बच गया, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर क्या होता है वो देखते हैं। द सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट रीड्स ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एन असेंबलर। यानी असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको पढ़ने वाला असेंबलर। ठीक है, और उसको पढ़ के ट्रांसलेट करने वाला जो प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोर एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोर एलिमेंट है किसका, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। इंटरनेट इज अ सिस्टम connecting computers around the world using TCP and IP, which stands for Transmission Control Protocol या Internet Protocol। मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से दुनिया के कंप्यूटर्स को जो आपस में जोड़ दे, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है आपकी इंटरनेट। ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डिजिटल डाटा। इंटरनेट क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए, यानी डाटा को कंप्यूटर से भेजने के लिए और कंप्यूटर में डिजिटल डाटा को रिसीव करने के लिए, इन कामों के लिए, मतलब डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं उसे हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं उस चीज को। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। द इंटरनेट कंसिस्ट्स primarily of the collection of billions of interconnected web pages। इंटरनेट किससे मिलके बना है, बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस से मिलके इंटरनेट बना है। दैट आर, जो क्या है, दैट आर ट्रांसफर्ड यूजिंग HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो वेब पेजेस हैं इनको कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, HTTP के माध्यम से, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से, एंड इज कलेक्टिवली नोन एज द वर्ल्ड वाइड वेब। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, सारा प्रोसेस, इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के नाम से जानते हैं। द इंटरनेट ऑल्सो यूजेस FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू ट्रांसफर फाइल्स एंड SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर protocol to transfer emails. The internet thus is the interconnected network of the web pages which could be served through different search engines like Google, Yahoo, Hotmail, etc. They are called search engines. Google, Yahoo, Hotmail, ये इस तरह के सर्च इंजन्स होते हैं, और इन सर्च इंजन्स के माध्यम से ये जो इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस हैं, बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, इनको एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है
वेब ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स। अब ये वेब ब्राउजर्स और सर्च इंजन्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं। वेब ब्राउजर, इफ वी कंसीडर लिटरल मीनिंग ऑफ टू टर्म्स, वेब और ब्राउजर, अगर इन दोनों का लिटरल मीनिंग देखें तो वेब इंप्लाइज नेटवर्क एंड ब्राउजर इंप्लाइज लुक थ्रू। वेब किसको रेफर करता है? नेटवर्क को। और ब्राउजर का मतलब क्या है? लुक थ्रू, उसके अंदर से देखना, ठीक है, जांचना परखना। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में वेब ब्राउजर इंप्लाइज लुकिंग थ्रू द नेटवर्क ऑफ समथिंग, किसी चीज के नेटवर्क में झांकना, ठीक है, तो वो क्या है? वेब ब्राउजर हो गया। दिस मीनिंग, ये जो अर्थ है, इफ अप्लाइड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, अगर इसे इंटरनेट के मामले में इस मीनिंग को इंप्लाई करें, लागू करें, then it roughly implies looking through the network of the information pages available on internet, on available नहीं, available on internet, जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। यानी अगर इंटरनेट के मामले में इसे लागू करें तो इसका रफली मीनिंग क्या होगा? नेटवर्क जो है, इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन का जो नेटवर्क है, या इंफॉर्मेशन पेजेस का जो पेजेस है ना, किसके ऊपर? इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल पेजेस हैं, उनका जो नेटवर्क है उसके अंदर देखना, झांकना, उसको मतलब समझना, उसके अंदर देखना, ठीक है, दैट इज वेब ब्राउजर। A browser is an application that provides a way to look at and interact with all the information on the World Wide Web। ये जो पूरा सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ इंटरेक्ट करना और उसमें देखना, वो काम कौन करता है? वेब ब्राउजर करता है। टेक्निकली ये वेब ब्राउजर यूजेस HTTP, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ क्या हुआ? HTTP का अर्थ हुआ आपका हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सॉरी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। वेब ब्राउजर इसको यूज करता है टू मेक रिक्वेस्ट्स ऑफ वेब सर्वर्स थ्रू आउट द इंटरनेट। जो पूरे इंटरनेट के ऊपर वेब सर्वर्स हैं, बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है और वो कनेक्टेड रहते हैं इंटरनेट के साथ, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई भी उनसे डाटा ले सकता है, लाइक दैट। इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राउजर यूजर, जो ब्राउजर यूजर है, मान लीजिए मैं एक ब्राउजर को यूज कर रहा हूं, तो मेरे बिहाफ पे ब्राउजर जो है HTTP का यूज करके एक रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर वो डाटा या वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, स्टोर करके रखी गई है, ऐसा एक वो कंप्यूटर होता है। तो उसको मेरे बिहाफ पे वेब सर्वर जो है, सॉरी, वेब ब्राउजर जो है, वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं इसके अंदर जो है झांकना चाहता हूं। इन अदर वर्ड्स, ए वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दैट अलाउज वन टू व्यू पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, जो किसी को ये परमिशन देती है कि वो वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पेजेस को देख सकता है। इट इज ए प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन द पर्सनल कंप्यूटर्स PC, लोकली, लोकल तौर से PC के ऊपर इनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं इजी। दैट इज, ये कौन से होते हैं? फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, और भी बहुत सारे, यूसी ब्राउजर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ओपेरा हो गया, बहुत सारे हैं। दैट इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट टू व्यू व्हाट देयर इज एज इट वर। ये जो है ना, दैट इज यूज टू एक्सेस द इंटरनेट, ये इंटरनेट की पहुंच करने के लिए, पहुंच बनाने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। टू व्यू व्हाट इज देयर एज इट वर, ठीक है। मतलब
उस चीज को देखने के लिए जो वहां पर जैसे कि तैसे रखी हुई है, मतलब जिसने भी किसी ने अपलोड की होगी उसी अवस्था में उस चीज को देखने के लिए वेब ब्राउजर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, a web browser such as Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Netscape, Opera is a software application that enables a user to display and interact with text, images, and other information typically located on a web page. आमतौर पर एक वेब पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है, चाहे उसमें टेक्स्ट हो, इमेजेस हो या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाने के लिए क्या होता है, आपका वेब ब्राउजर होते हैं। जैसे ये वेब ब्राउजर्स के नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, नेटस्केप, ओपेरा मिनी, या गूगल का हो गया आपका वो क्या होता है क्रोम, गूगल क्रोम, बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं। एट ए वेबसाइट, जो वेब पेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, और ये वेब पेजेस कहाँ होते हैं, एक वेबसाइट पे ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब www पे ये अवेलेबल होते हैं, और ए लोकल एरिया नेटवर्क या एक लोकल एरिया नेटवर्क में भी होते हैं ये वेब पेजेस। वो कैसे होता है देखिए, वो थोड़ा सा सिस्टम में आपको समझा दूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अब हम जो है अपने कंप्यूटर से इंटरनेट जोड़ते हैं, फोन से इंटरनेट जोड़ दिया, और हम किसी एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, जैसे हम पीसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, पीसी क्या होता है, कौन सा लेना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो कंप्यूटर हमारे सामने बहुत सारे वेब पेजेस खोल देगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप जानकारी लेना चाहते हैं किसकी, स्टेट बैंक के अकाउंट्स की, आप इनकी जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर हमारे सामने ऐसे थोड़ी ना है कि बहुत सारे स्टेट बैंक के अकाउंट्स खोल के रख देगा। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये जो अकाउंट्स की डिटेल है ये एक लोकल सर्वर के ऊपर होती है। बैंक का अपना सर्वर होता है, एक बैंक का अपना कहीं भी एक बड़ा सा कंप्यूटर होता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड होती है, और ये जो है एक इंटरनेट से जोड़ के स्पेशली जो एसबीआई की ब्रांचेस हैं उनमें इससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस की जाती है, यानी वहां भी खुलेगा तो ब्राउजर ही, लेकिन वो ब्राउजर जो है इस लोकल सर्वर से आपका इंफॉर्मेशन को उठाएगा, ना कि वर्ल्ड वाइड वेब से। तो वो आपको देखना है, मतलब आप उसमें कौन सा एड्रेस डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, उसको क्या आदेश आप दे रहे हैं कि आप उसे मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो वो मतलब लोकल भी हो सकता है और वो www उस पे भी हो सकता है, ठीक है। वेब ब्राउजर अलाउज ए यूजर टू क्विकली एंड इजीली एक्सेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स बाय क्या करके, बाय ट्रेवर्सिंग दीज लिंक्स। इन लिंक्स को ट्रेवर्स करके, ट्रेवर्सिंग होती है उनके माध्यम से, इन लिंक्स के माध्यम से जो वेब ब्राउजर है कुछ लिंक्स होते हैं, तो उनके माध्यम से जो वेबसाइट्स के ऊपर पेजेस होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करवा देता है। देयर आर डिफरेंट वेब ब्राउजर्स, बहुत से अलग अलग वेब ब्राउजर्स हैं दैट आर अवेलेबल एंड इन यूज टुडे, एंड दे ऑल कम विद ए वैरायटी ऑफ फीचर्स। बहुत से वेब ब्राउजर्स हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं। सम ऑफ द अवेलेबल वेब ब्राउजर्स इंक्लूड iCab, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर मैक, लाइनेक्स, मैक्सथॉन, मतलब लाइनेक्स और मैक के लिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मैक्सथॉन, मोज़ेक, मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज वेब ब्राउजर्स आर फ्री। आमतौर पे जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो आपके फ्री होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इन एजुकेशन। एजुकेशन में इंटरनेट का क्या यूज है? देयर आर many uses of internet in education which can be as follows। बहुत से uses हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला क्या है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कैन बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स ऑनलाइन। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन दिया जा सकता है, जैसे रिटन मटेरियल,
various presentations, assignments can be given to the students. Even the instructions too can be conveyed to students via internet. जो instructions उनको देनी है वो हम इंटरनेट के माध्यम से दे सकते हैं. नेक्स्ट है the learner gets the scope of learning desired course anywhere, anytime, thereby making learning more flexible, interesting and meaningful. जो लर्नर है वो कहीं भी कभी भी इसको सीख सकता है, इसलिए लर्निंग जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बन जाती है. नेक्स्ट है इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द एज रेस्ट्रिक्शंस. एज रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगती हैं इसमें. द लर्नर ranging from young lots to the adults can enhance their learning as per their needs. जो लर्नर है चाहे वो यंग वंस हों, यंग लोट्स हों या अडल्ट्स हों या बुजुर्ग भी हो सकते हैं, वो सब के सब अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन फॉर द लर्नर्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस हैविंग कॉमन इंटरेस्ट. कुछ लर्नर्स को इकट्ठा कर लिया जाए जिनका कॉमन इंटरेस्ट हो, जो एक ही चीज को सीखना चाहते हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाए और उसके लिए जो है कॉन्फ्रेंस की जाए. ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी उनको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करके पढ़ाया जा सकता है. नेक्स्ट है द लर्निंग दैट रिक्वायर्स प्रायर प्रिपरेशंस आल्सो कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इंटरनेट विद द लोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन. जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है उसके लोड के साथ अगर प्रिपरेशंस चाहिए, प्रायर प्रिपरेशंस मतलब पहले अगर कुछ तैयार करवाना है तो वो भी उसी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के साथ ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा सकता है. नेक्स्ट है रिसर्च वर्क आल्सो कैन बी कैरिड आउट बाय बोथ द लर्नर्स एज वेल एज टीचर्स with the help of e-library, topical databases on World Wide Web. जो e-library है वो टॉपिकल डाटाबेस है, मतलब हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग उसमें e-library में बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखा होता है. तो वहां से अगर कोई बंदा रिसर्च वगैरह करना चाहे, चाहे वो लर्नर हो चाहे वो टीचर हो, कोई भी रिसर्च करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है. नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एज वेल एज ग्रुप मेथड्स कैन बी अप्लाइड ऑनलाइन. इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप के लिए अलग अलग मेथड्स जो हैं वो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरिड इंटरनेट टूल्स लाइक ईमेल. बहुत से अलग अलग इंटरनेट के टूल्स लेके, जैसे ईमेल हो गया, डिस्कशन फोरम हो गया, चैट रूम्स हो गई, या www के माध्यम से भी आप या तो किसी को व्यक्तिगत तौर से या किसी पूरे ग्रुप को जो है कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, व्यक्तिगत वाला भी या ग्रुप वाला भी. ये सब यूज करके आप स्टूडेंट्स की हेल्प जो है वो कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका सर्च इंजन. ए सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम दैट इन वेरिंग वेज aggregates reference data so that when you type in a phrase it can point you in the direction of a website that relates to the words you type in. अब ये जो सर्च इंजन होता है ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अलग अलग तरीकों से एग्रीगेट करता है रेफरेंस डाटा को, यानी रेफरेंस डाटा को एक जगह इकट्ठा कर लेता है. ठीक है, सो दैट ताकि जब भी आप कोई फ्रेज टाइप करो तो ये आपको उस फ्रेज या उन वर्ड्स को जिस वेबसाइट में ये पाएगा, मतलब जिस वेबसाइट के अंदर वो फ्रेज या वर्ड जो आपने टाइप किया है वो है, तो ये आपको उसी डायरेक्शन में भेज देगा. ठीक है, ये सर्च इंजन का काम होता है. आगे देखते हैं. सर्च इंजन इज ए प्रोग्राम डिजाइन्ड टू हेल्प. सर्च इंजन जो प्रोग्राम है वो किस लिए डिजाइन किया गया? ताकि मदद हो सके. किस चीज में मदद हो सके? फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम सच एज द वर्ल्ड वाइड वेब इनसाइड ए corporate network or a